अंजुमन फैज़ुल इस्लाम 1943 में कायम हुई। 1943 में बंगाल में कैद पड़ा, फसादात हुए और बहुत से मुसलमान बच्चे लावारिस हो गए। उस वक्त बड़े सगीर के तमाम मुसलमानों में से जिस एक शख्सियत को उन बच्चों का ख्याल आया वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तमाम जो डिस्ट्रिक्ट की शाखिल थी उनको हिदायत की कि वो अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक वहाँ से कुछ बच्चे हासिल करें और उनकी कफ़ालत करें। चुनांचे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मुस्लिम लीग के जो उस वक्त के अहदेदार थे उन्होंने ये कोशिशें शुरू की और एक नुमाइंदे के ज़रिए 30 बच्चे बंगाल से हासिल किए गए, लावारिस बच्चे, और उनको यहाँ पर उनके लिए तहफ़्फ़ुज़ का बंदोबस्त किया गया। पहले से एक यतीम खाना कायम था, उसको अंजुमन ने टेक ओवर कर लिया। उस वक्त जो मुस्लिम लीग के ज़ुअमा थे, यहाँ जो लीडर थे, उन्होंने मिलकर ये फ़ैसला किया कि हमने जो यतीम खाना टेक ओवर किया है तो उसमें जो बच्चों के इंतज़ामात हैं उनके लिए ज़रूरी है कि हम एक अदारा बनाएं, एक तंजीम बनाएं जो उनकी कफ़ालत का बाकायदगी से बंदोबस्त करे। चुनांचे फिर अंजुमन फैज़ुल इस्लाम की तश्कील की गई। बाद में 1944 में कायद-ए-आज़म खुद भी उस यतीम खाने में तशरीफ़ लाए ये देखने के लिए कि जिन बच्चों को यहाँ भेजा गया है उनकी किस तरह उनकी रखवाली हो रही है, उनकी देखभाल किस तरह हो रही है। चुनांचे वो उनके इंतज़ामात से बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी जेब ख़ास से 500 रुपया अंजुमन फैज़ुल इस्लाम को दिया बच्चों की कफ़ालत के लिए। फिर बाद में कायद-ए-आज़म की हमशीरा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना भी तशरीफ़ लाईं और उन्होंने कहा आकर कि मुझे ये देख कर इंतहाई खुशी हुई है कि मेरे भाई ने जो छोटा सा पौधा लगाया था अब वो एक तनावर और फलदार दरख्त बन चुका है। उन्होंने अपनी जेब ख़ास से उस वक्त यानी वो 1962 में तशरीफ़ लाई थी तो उस वक्त उन्होंने 10,000 रुपया अंजुमन को अतिया दिया। ये फिर करीब कोई 1962 में ये कंप्लीट हुआ। इसमें एक हाई स्कूल है, एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, फिर एक यतीम खाना है। इस वक्त जो हमारे पास कोई लगभग 1000 के करीब सारे बच्चे हैं जिनकी अंजुमन कफ़ालत कर रही है और उसमें सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो बलूचिस्तान के बच्चों का है। तो ये सारे बच्चे इकट्ठे रहते हैं, आपस में मिलजुल कर खाना खाते हैं, मिलजुल कर खेलते हैं, मिलजुल कर पढ़ते भी हैं। तो इस तरह उनके अंदर एक कौमी शऊर पैदा करने की भी कोशिश की जा रही है। मेरा नाम गुलाम जिलानी है। मैं अरसा 6 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ एज ए प्रिंसिपल। हमारा जो अदारा है बेसिकली हमारी जो एजुकेशन है वो जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है वही हम पढ़ाते हैं। तमाम क्लासेस के लिए कंप्यूटर की एजुकेशन है। हम इवन क्लास 1 से 10 तक कंप्यूटर की तालीम भी साथ साथ देते हैं। साथ हमारी मजहबी तालीम भी है, यानी इस्लामियात लाजमी मज़मून के तौर पे। हमारे साथ एक हिफ्ज़ का भी शोबा है जो कुरान पाक हिफ्ज़ कराते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं हिफ्ज़ करने में तो उनके लिए बाकायदा हमने हफ़ाज़ कराम रखे हुए हैं, कारी साहबान हैं जो क़राअत भी सिखाते हैं और हिफ्ज़ भी कराते हैं। वो बच्चे अलग से अपनी एजुकेशन लेते हैं, लेकिन हमारे पास जो साइंस, इंग्लिश और मैथ के जो पीरियड्स हैं वो लेने के लिए यहाँ भी आते हैं। यानी हम साथ साथ हिफ्ज़ के ये जो तालीम है ये भी हम देते हैं। जो प्राइमरी लेवल के और 6-7 तक बच्चे हैं तो हम उनको स्टोरीज़ के ज़रिए भी एजुकेट करते हैं। यहाँ हम CD प्ले करके जिसमें जो मॉरल स्टोरीज़ हैं, कुछ एडवेंचरस स्टोरी हैं या बड़े लोगों की कहानियाँ हैं, उनको हम प्ले करते हैं और वो बच्चे उसको सुनते हैं और उससे फिर सबक सीखते हैं।
हमारे अंजुमन कुछ ऐसे बच्चे जो जीनियस किस्म के बच्चे हैं और उनको फैमिली सपोर्ट नहीं कर सकती, तो हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में भी अंजुमन जो है उनको सपोर्ट करती है और पढ़ रहे हैं। अभी भी हमारा एक बच्चा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी कराची में जो है वो कर रहा है और उसको अंजुमन सपोर्ट कर रही है। इसी तरह पंजाब कॉलेज में भी कुछ बच्चे जा रहे हैं जो उनको अंजुमन सपोर्ट करती है। ये बच्चे सिर्फ हमारे लोकल बच्चे नहीं हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से बच्चे हैं। इसमें मोस्टली हमारे बलूचिस्तान के बच्चे हैं, सिंध के बच्चे हैं, KP के बच्चे हैं, आज़ाद कश्मीर के बच्चे हैं और पंजाब के बच्चे, यानी थ्रू आउट पाकिस्तान यहाँ बच्चे जो हैं हमारे पास पढ़ रहे हैं। और अंजुमन इनका सब खर्च, यानी खाना तो दे रही है, कपड़े, जूते, बाकी ज़रूरियात की जितनी चीज़ें हैं वो सब कुछ अंजुमन पे करती, किसी को एक पाई भी नहीं अदा करती। मेरा नाम नसीम नाज़नीन है। मैं इस इदारे में 1990 से काम कर रही हूँ। तकरीबन 29 साल हो गए हैं मुझे यहाँ काम करते हुए। कहने को तो हम कह सकते हैं कि ये यतीम खाना है, लेकिन असल में ये वाकई बच्चों का अपना घर है, क्योंकि हम अपने बच्चों को हमेशा यही बताते हैं कि जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंतखब थे, अल्लाह ताला के पसंदीदा थे, अल्लाह ताला ने स्पेशल उन्हें यतीम पैदा किया था ये बताने के लिए दुनिया को कि कितनी आप अजीम हो। तो हमारे बच्चे भी उस लिहाज से हमने यही ब्रीफ करते हैं कि आप कितने अजीम हैं, हमारे लिए मुंतखब शुदा बच्चे हैं आप। बाकी लोगों से आप इसलिए मुख्तलिफ हैं कि अल्लाह ने आपको चुना है, और जितने भी हमारे कैंपस है सब में हाईली क्वालिफाइड हमने अमला रखा हुआ है। ये बात नहीं है कि जो प्राइवेट स्कूल FA BA करवा के तो आपको जो सैलरी पे रख लेते हैं। माशाल्लाह यहाँ पे हमने तकरीबन सारा स्टाफ हमारा इस वक्त एमएड है, और जो नर्सरी का आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड, माशाल्लाह यहाँ हमने मोंटेसोरी ट्रेनिंग वाली टीचर रखी हुई हैं जो बाकायदा इनको उसी तरह ट्रेनिंग दे रही हैं जो किसी भी बड़े स्कूल में आप जाएं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जहाँ दिए जा रहे हैं ट्रेनिंग, उससे बेहतर हम इस वक्त क्वालिटी एजुकेशन जो अगर आप कह सकते हैं वो हम इस वक्त हम अपने बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और खुसूसन आपने देखा होगा हमारे इधर सिर्फ ऑर्फन्स ही नहीं हैं, डे स्कॉलर भी हमने साथ बिठाए हुए हैं। मैं इस वजह से इन बच्चों को ये बताने के लिए कि जो पेरेंट्स वाले बच्चे हैं उनकी क्या आदत हैं और आपकी क्या हैं, ताकि वो बच्चे मिल के इंटरेक्शन से नई बातें सीखें। सिर्फ हॉस्टल में रह के, चूँकि वो हॉस्टल का माहौल एक अपना होता है, घर का नहीं होता, लेकिन डे स्कॉलर्स को साथ रखने का मकसद यही है ताकि ये एहसास न करें कि हम में कोई महरूमी है, कुछ कमी है हमें। हमारा क्राइटेरिया क्या है इन बच्चों को दाखिला दें? खुदा न खास्ता जिनके दोनों वालिदैन नहीं हैं, पहले उनको तरजीह दी जाती है, फिर जिसके वालिद नहीं, फिर जिसकी वालदा नहीं, फिर बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जिनके दोनों वालिदैन हैं लेकिन वो उनकी देखभाल नहीं कर सकते, वो इतने यानी उनकी आमदनी नहीं है, तो उनको भी हम यहाँ पर दाखिला देते। और ये अखबार में शाया होता है, उसमें लोग दाखिले के लिए अप्लाई करते हैं और हमारी एक दाखिला कमेटी बैठती है जिनको वो सिलेक्ट करते हैं। यहाँ जो बच्चे रहते हैं उनको हम तमाम ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मुहैया करते हैं, खाना पीना है, और एक अच्छे घराने का, एक अच्छे मयारी घराने का जो मयार होता है, एक दरमियानी दर्जे का समझ लें, तो उस मयार का हमें खाना पीना तमाम वक्तों में बेहतरीन तरीके से उनको दिया जाता है। उनको लिबास मुहैया किया जाता है। करीबन हर साल उनको कोई 3 महीने के बाद नया जोड़ा उनको बनवा के दिया जाता है। उनकी यूनिफॉर्म स्कूल की वो दी जाती है। फिर ऐसे बच्चे जो कि छठी जमात के बाद हम देखते हैं कि इनका रुझान पढ़ाई की तरफ कम है, तो उनको हम जो बुनियादी महारतें हैं वो सिखाते हैं। यहाँ पर जो हमारा टेक्निकल इंस्टीट्यूट है फैजाबाद में, इसमें बुनियादी महारतों की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो हम उन्हें उस तरफ लगा देते हैं। और हमें ये इस बात की बड़ी खुशी है कि जो बच्चे महारतें सीखते हैं, जो कोई न कोई टेक्निकल काम सीखते हैं, तो उनको फ़ौरन बाहर फैक्ट्रियों में, मिलों में, दुकानों में फौरी तौर पर उनको मुलाज़मत मिल जाती है।
जो हमारी यहाँ पर लाइब्रेरी है जिसको हम फैजुल इस्लाम पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं, तो ये भी 1963-64 के करीब हुई थी। और उस वक्त के जो सदर थे आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल खान साहब, वो अंजुमन से बहुत वाबस्ता थे। अंजुमन के साथ उनकी बड़ी यानी दिली लगाव था, बल्कि एक किस्म की वो सरपरस्ती भी करते थे। तो इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह उन्होंने किया था। और अब इसमें लाइब्रेरी में अल्लाह के फजल से तमाम मज़ामीन पर किताबें हैं, और ख़ास तौर पर जो तकनीकी या फ़नी किताबें हैं, चाहे वो असातिज़ा के लिए हैं, इंजीनियर्स के लिए हैं, या और दूसरे शोबों के लिए हैं, वो भी हैं। कि इस वक्त रावलपिंडी में मेरे ज़हन में नहीं है कि कोई ऐसी पब्लिक लाइब्रेरी हो जिसमें कि लोग जाके किताबें ले सकें, अखबारें पढ़ सकें, और जो भी अपनी मालूमात हासिल करना चाहें वो हासिल कर सकें। हमारे मराकज़ जो हैं वो इस वक्त 6 मराकज़ हैं, रफ़ाई मराकज़, लेकिन हमारा सबसे बड़ा मरकज़ जो है वो जीटी रोड मंदरगर है। उसमें बहुत से इंस्टीट्यूशन कायम हैं। उसमें 2 हाई स्कूल हैं, एक लड़कों का एक लड़कियों का। एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जिसमें कि 3 साला इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कराया जाता है। फिर वहाँ पर इस वक्त अब 5 मंजिला एक इमारत बनी है जिसमें कि ये 3 बच्चे वहाँ भी रहते हैं। मेरा नाम मिसेस मुसर्रत शफीक है और मैं गुज़िश्ता 16 साल से इस अदारे के साथ बतौर हेड मिस्ट्रेस मुंसलिक हूँ। यहाँ पर जो बच्चों की तादाद है वो 550 है। ज़्यादा तादाद ऑर्फन्स बच्चों की है, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो गिरदो नवाज से नादार लोग हैं, वो इतने ज़्यादा अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। अंजुमन उनको फैसिलिटेट करती है। वो बच्चे भी हमारे पास पढ़ते हैं। हमारे पास माशाल्लाह से 2 शानदार किस्म की कंप्यूटर लैब्स हैं, हमारे पास केमिस्ट्री लैब्स हैं, फिज़िक्स लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, शानदार बच्चियों के लिए ग्राउंड है, खेलों का हर साल प्रोग्राम चलता है। इसके अलावा बच्चों को हमारी जो बच्चे 9th-10th में बच्चे पढ़ते हैं, स्पेशली 10th क्लास की जो बच्चियां हैं, वो माशाल्लाह से बड़े अच्छे ग्रेड्स के अंदर पास होती हैं, A+ ग्रेड लेती हैं। एक और जो होती है, आपको पता है जैसा कि औरत के अंदर अल्लाह ताला ने मादराना शफ़क़त रखी है, तो औरत चाहे वो किसी भी ओहदे के ऊपर हो या घर में हो, उसका दिल बहुत दर्दमंद होता है। इस हवाले से जब मैं अपने अदारे में बच्चियों को देखती हूँ या गिरद व नवाह की जो बच्चियाँ मेरे पास एडमिशन के लिए आती हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं होते, मोस्टली जिनके वालिद फौत हो जाते हैं, वो लड़कियाँ बहुत दर-बदर सी हो जाती हैं। ऐसे बच्चियों को यहाँ, ये चूँकि पसमानदा इलाका है, तो यहाँ पर जब बच्चियाँ हमारे पास आती हैं तो बहुत मखदूश हालत में होती हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि अंजुमन इन बच्चों के लिए ख़ास ख्याल रखती है, वो उनको फैसिलिटेट करती है उन यतीम बच्चियों को। तो ये हमारे एक माशरे का बड़ा दर्दमंदाना पहलू है कि बच्चे जो होते हैं वो, उनके लिए तो बहुत सारे अदारे हैं, वो बहुत सारे अदारों में चले भी जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए आज के दौर में भी महफूज नहीं है, तो उन बच्चियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं चाहती हूँ कि बच्चियाँ जब हमारे पास हों तो उनकी अच्छी ग्रूमिंग होनी चाहिए, अच्छी नशोनुमा होनी चाहिए, अच्छी उनकी तरबियत होनी चाहिए उनके, और अच्छी तालीम होनी चाहिए, ताकि वो कल जब माशरे में जाएं तो चूँकि वालिद का सहारा तो पहले ही उनसे छीन चुका है, तो वो कम से कम अपने पाँव पे खड़ी हो जाएं, एक अपना सहारा बन जाएं। इसी सिलसिले में अंजुमन ने एक और कदम भी उठाया है कि जो बच्चियां किसी वजह से नहीं पढ़ सकती, अंजुमन ने उन बच्चियों के लिए हमारा एक हुनर कदा के नाम से वोकेशनल इंस्टीट्यूट में हम बच्चियों को जो है वो एडमिशन देते हैं। उसके लिए हमने कोई मयार नहीं रखा हुआ, कोई उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो इतनी तालीम हासिल करें। सिर्फ मकसद ये है उन बच्चियों का कि वो बच्चियाँ एक हुनर सीखें और अपने उस हुनर की बदौलत वो जब माशरे में जाएँ तो वो खुद किसी का सहारा बन जाएं, अपना सहारा बन जाएं, वो किसी की ज़ेरे नगर ना रहें, अपने खुद कफ़ील हो जाएं। उन बच्चियों को हम सिखाते भी हैं और सिखाने के बाद वो बच्चियां जिसके ऊपर सीखती हैं, जिस मशीन के ऊपर, वो मशीन उनको बतौर तोहफ़ा दे दी जाती है कि आप ये मशीन साथ ले जाएं,
इस मशीन पे आपने सीखा है, इसी पे आप अपना हुनर करें। तो वो बच्चियाँ जो यहाँ से सीख कर जाती हैं, बहुत सारी बच्चियाँ जो हैं वो हमारे पास हमें मिलने के लिए आती हैं। बहुत सारी बच्चियाँ बहुत सारी फैक्ट्रियों से मुंसलिक हो गई हैं, जहाँ वो बड़ा बाइज़्ज़त रोज़गार उनके पास है और वो अपने घर की भी कफ़ालत कर रही हैं और वो खुद भी आज अपने कदमों पर खड़ी हो चुकी हैं। अंजुमन किसी अंदरूनी या बैरूनी एजेंसी से कोई ग्रांट नहीं लेती। सरकारी, गैर सरकारी, बैनुल अक़वामी किसी से कोई ग्रांट नहीं लेती। ये तमाम अंजुमन के अखराजात जो हैं और तमाम अंजुमन की जो सरगर्मियाँ हैं वो हमारे जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं या जो मुखय्यर ख़वातीन व हज़रात हैं उनकी हौसला अफजाई से, उनकी फ़राखदिली से पूरे वो हमें चुपके से इमदाद देते रहते हैं और हमारा काम चलता रहता है। जब चंद लोग मिलकर कोई काम करेंगे तो वो बहुत कुछ हो सकता है। मगरब की हालत देखें कि वो मुसलमान नहीं हैं लेकिन वो इस्लामी कदरों पर उनकी खासी हद तक उनके ऊपर उनका अमल है। और अगर हम इस्लामी तालीमात की तरफ रुख करें और इस्लामी अक़दार पर अमल करें और बाहमी तल्लुकात के सिलसिले में इस्लाम की अक़दार को अपनाएं तो फिर मेरा ये ख्याल है ये माशरा पुरअमन भी हो सकता है और खुशहाल भी हो सकता है। मेरा नाम फरीदा यूनस है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रहा है मेरा 25 साल की मेरा एक एक्सपीरियंस है। और अभी रिसेंटली मैंने 18 ग्रेड से रिटायरमेंट ली है इसी प्रोजेक्ट की खातिर, झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट। इसका जो बुनियादी थीम था मेरे हस्बैंड मरहूम यूनुस आवान साहब का था। सड़क पर फिरते हुए इन बच्चों को देख के कहीं उनके जहन में ये सोच आई कि तालीम सब के लिए है, तो फिर इन सड़क पे फिरते हाथ फैलाए हुए मैले कुचैले बच्चों का क्यों नहीं। तो ये एक ऐसा थीम था जो उनके दिल में आया और फिर उन्होंने इस पे सोचा कि क्या काम हो सकता है। तो अपने दोस्तों की मदद से उन्होंने 2013 में इस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट को उन्होंने एक बाकायदा तौर पे रजिस्टर्ड करवाया और काज़माबाद झुग्गी बस्ती में पहला झुग्गी स्कूल उन्होंने इस्टेब्लिश किया। झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट, इसका बुनियादी मकसद झुग्गी बस्ती में रहने वाले गदागर बच्चों और ख़वातीन को ना सिर्फ तालीम और तरबियत फराहम करना बल्कि इनको हुनर सिखाकर माशरे का मुफीद और फ़ाल शहरी बनाना था। मेरा नाम मोहम्मद शफीक मलिक है और मेरा तल्लक जर्नलिस्ट कम्युनिटी से है। और यहाँ पे चकवाल की जो सबसे बड़ी तंजीम है अल वजूद, जिसे ऑल वर्किंग ऑफ जर्नलिस्ट डिस्ट्रिक्ट चकवाल की है, उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। चकवाल में बेपनाह मसाइल हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ पे जो चकवाल की आबादी है 14 लाख इस वक्त चकवाल की आबादी है और इसमें जो बंजारे हैं या जिन्हें फ़कीर हम कहते हैं, इनका कोई इनका ठिकाना नहीं है, कोई इनकी आइडेंटिटी नहीं है, कोई इनका वोट नहीं है और कोई इनकी शनाख्त नहीं है। ये खुद इलिटरेट हैं, इन्हें तालीम की कोई कदर व कीमत का अंदाज़ा ही नहीं है। इनका सिर्फ ये काम होता है कि ये जब आते हैं सब उठते हैं, मांगने जाते हैं, मांग के आते हैं और एक दिन के इनके पास खाना आता है, अगले दिन की ये सोचती नहीं है कि कल हमने क्या करना है। मेरा नाम यासीन चौधरी है जी। कारोबार के पेशे से मैं मुंसलिक हूँ, सहाफ़त से भी कुछ मेरा ताल्लुक़ है। तो ये झुग्गी स्कूल प्रोजेक्ट हम लोगों ने तकरीबन आज से 6 साल पहले शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट के जो रूह रवान थे, जिनका ये ख्वाब था, वो हमारे दोस्त थे यूनुस आवान मरहूम।
जो गुज़श्ता 35 साल से सहाफ़त से मुंसलिक थे। हम 3-4 दोस्तों ने इसके ऊपर जब काम शुरू किया तो पता चला कि ये तो एक इतना बड़ा पाकिस्तान का फील्ड है जिस पे शायद अगर जितना भी काम किया जाए कम है। ये सिर्फ ये नहीं था कि ये बच्चे सिर्फ भीख मांगते थे या इनका कोई इनके वालिदैन का या कोई प्रॉपर रोज़गार नहीं था, बल्कि इनके मुआशी और माशरती मसाइल इतने ज़्यादा थे कि हमें 1-2 महीने में ही हम एक अजीब हैरत में चले गए कि ये कौन सी दुनिया है। ये एक शहरों के बीच में, एक पाकिस्तान के बीच में, एक आबादी के कंक्रीट के जंगलों में एक हकीकी जंगल भी आबाद थे। तो शुरू में हम इन लोगों को जब आए तो इनके इतना आसान नहीं था इन लोगों से इंटरेक्ट करना, इन लोगों से बात करना, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे माशरे से ऐसे इनको हम लोगों ने काट के फेंका हुआ था जैसे ये बिल्कुल कोई उज़्वे मफलूज हैं। हमें जो जिस चीज़ का सबसे पहले एहसास हुआ वो ये हुआ कि अगर इनको हमने मेन स्ट्रीम में लाना है तो सबसे पहले तो इनको मोटिवेट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो बच्चे थे ये एक अर्निंग हैंड पे भी थे, सोर्स ऑफ इनकम भी थे, कोई 100-50 कमा लिया। तो हमें ये एहसास हुआ शुरू में ही कि इनको बहुत मुश्किल है ये कहना कि आप ये सब छोड़ दें और पढ़ने आ जाएं। तो उसमें हमें जो चीज़ें फील हुई पहले सर्वे में वो ये हुई, एक तो इन बच्चों को हमें रोज़ाना कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कोई ना कोई ऐसी इंटरटेनमेंट इनको हम देनी पड़ेगी, जैसे कभी कुछ रस ले लेते, बिस्कुट ले लेते हैं, कुछ जूसेस ले लेते हैं। दूसरा, इनके पेरेंट्स को भी हमें कोई ना कोई ऐसा इंसेंटिव देना पड़ेगा जिस पे ये राज़ी हों, वरना ये नहीं आते थे। इस तरीके से फिर हमने, हमारे एक दोस्त हैं उन्होंने कहा कि इन सब हर झुग्गी को हम, हर बच्चे को हम एक मंथली राशन पैकेज देंगे जिसमें घी होगा, चीनी होगी, आटे का थैला होगा। वो अल्लाह का बड़ा शुक्र है उसका रिस्पांस पहले महीने में ही बहुत अच्छा आया। इन्होंने खुद अपने बच्चे देना शुरू, उससे हमें एहसास हुआ कि जो लोग इनके बारे में सोचते हैं वैसे है नहीं, इन लोगों में भी उतनी ही ख्वाहिश है। इनके बच्चों का IQ लेवल शायद हमारे बच्चों से ज़्यादा है, इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है हमारे बच्चों से ज़्यादा है, क्योंकि ये तो बिल्कुल माँ की गोद से निकलते ही, बल्कि माँ की गोद में ही ये लोग इंडिपेंडेंट होना सीख जाते हैं। उस झुग्गी बस्ती में जो झुग्गी प्रोजेक्ट स्कूल बनाया गया था वहाँ पे बच्चों को इब्तदाई तालीम देकर और स्कूल की अक़दार से वाक़फ़ियत दिलाकर, स्कूल के माहौल से फेमिलियर करके उन्हें मेन स्ट्रीम स्कूलों में भेज दिया जाता था। जैसे कि तकरीबन 66 बच्चे ऐसे थे जो उस वक़्त गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवाए गए। मेरा नाम युसरा नवाज़ है, मैं 4वीं क्लास में पढ़ती हूँ। मुझे पहले पढ़ना नहीं आता था, ना मैंने पहले पढ़ा है। फिर जब हमारे घर के पास जो कि स्कूल बनाए, बहुत मेहनत हमने भी की और इन्होंने भी साथ में बहुत मेहनत कराई। जब हम इस काबिल हो गए कि हमें अब पढ़ना आ गए तो फिर इन्होंने हमें दूसरे स्कूल में डाल दिया। हमारी क्लास में 34 स्टूडेंट है जिनके साथ हमारा मुकाबला हुआ है और जिसमें मुझे फर्स्ट पोजीशन आई थी। हम 8 बहनें और मैं 8 बहनों में से कोई भी नहीं पढ़ा हुआ, सिर्फ मैं पढ़ी हुई हूँ। अभी माशाल्लाह इनके ज़रिए मेरे से छोटे बहन भाई है वो भी स्कूल जाते हैं। अभी जो सिचुएशन है, हमने जो ये मेन स्कूल बनाया है इसमें हमारे पास 3 बस्तियों के बच्चे आ रहे हैं और ये 50 बच्चे हैं। इनके लिए हमने ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया है। इनको हम यहाँ पे नहलाते धुलाते हैं, हफ्ते में 1 दिन हम शावर डे मना रहे हैं। ट्रांसपोर्ट की सहूलत इनके लिए है, दिन में इनको खाना खिलाया जाता है, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, शूज़ और इनके घर वालों के लिए फ़ूड पैकेज है। इसमें कोई फ़ीस नहीं है, इसमें ना ही कोई गवर्नमेंट की फंडिंग इन्वॉल्व है और ना ही हम किसी से मांग रहे हैं। यहाँ पे हम 3 एरियाज़ में काम कर रहे हैं, एक रस्मी तालीम, एक अखलाकी अक़दार या वैल्यूज़ और तीसरी इनको हुनर सिखाना। रस्मी तालीम में तो आप दीनी और दुनियावी दोनों तालीम कह सकते हैं कि हम इन्हें बुक्स भी पढ़ा रहे हैं क्लास वाइज, और जो दीनी तालीम है उसमें हम इन्हें कुरान पाक, नाज़रा कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, नमाज, कलमा, दरूद, दुआएं। चूँकि ये लोग अखलाकी तौर पर बिल्कुल ही बेबहरा हैं, इनकी अखलाकी वैल्यूज़ नहीं हैं और ये नहीं जानते कि हम कौन हैं, इस्लाम क्या है, मज़हब क्या होता है। तो इसलिए ये चीज़ हम इनको बता रहे हैं कि बेसिकली इंसान होने के नाते इनके हकूक़ और फ़राइज़ क्या हैं और माशरती अक़दार क्या हैं। तालीम के साथ तरबियत का अंसर भी इनके साथ शामिल है। जैसे खाना जब ये बच्चे खाते हैं तो बाकायदा दुआ पढ़ के, इनको पता है दुआ पढ़नी है, फिर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पानी कैसे पीना है, बैठना कैसे है, बातचीत कैसे करनी है। एक छोटा सा वाक़या आपके साथ शेयर करती चलूँ।
کہ جب یہاں پہ ہم نے اسکول سٹارٹ کیا تو ہمارے پڑوس سے خاتون آئیں تو کہتی ہیں کہ میڈم جی یہ آپ نے کیا کام شروع کیا ہے، یہ لوگ نہیں بدل سکتے، ان کی جو ویلیوز ہیں وہ وہی رہیں گی، اور یہ گداگر ہیں، یہ گداگر ہی رہیں گے۔ تو میں نے کہا چلیں ہم دیکھتے ہیں، ہم اپنا بیسٹ دیتے ہیں۔ تو آئی تھنک 2 سے 3 ماہ گزرے تھے جب وہ خاتون میرے پاس آئی تو اس نے کہا کہ نہیں میم میں غلط تھی، آپ نے کمال کر دکھایا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہتی ہے کہ میں گاؤں گئی ہوئی تھی تو جب واپس آئی ہوں رکشے سے اتری ہوں تو بچے آگے سے چھٹی ہوئی تو جا رہے تھے، تو ایک بچہ مجھے کہتا ہے کہ آنٹی السلام علیکم۔ تو کہتی ہے کہ میں اس کو دیکھ کے حیران ہو گئی اور جیسے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ کیا یہ انقلاب آ سکتا ہے۔ میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے، میں بہت زیادہ نہیں پڑھی ہوئی ہوں، وہ ایف اے کیا ہوا ہے۔ ایف اے کے بعد میں گھر بیٹھی ہوئی تھی تو اپنے گاؤں میں بہت سارے امیر لوگوں کو دیکھتی تھی کہ وہ اسکولوں میں جاتے ہیں اور ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ایک کمیونٹی ایسی تھی جن کے بچے وہ گھر میں بیٹھے رہتے سارا دن، تو ادھر ادھر شادیوں پہ چلے جاتے تھے، کھانا لے آنا، بھیک مانگنا، سب کچھ کرتے تھے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا تھا، میں کہتی تھی کہ یہ بھی بچے پڑھنا چاہتے ہیں۔ کچھ بچے ہم میرے پاس آتے تھے اور قرآن پاک کی تعلیم دیتی تھی میں ان کو، لیکن وہ اتنے ذہین تھے کہ وہ فوراً ہر چیز کو پک کر لیتے تھے۔ جو میری طرح اپنے گھروں میں لڑکیاں لڑکے اسی طرح میٹرک کر کے BA کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنے ارد گرد محلوں میں ارد گرد دیکھیں کہ کوئی بچہ ایسا ہے جس کو تعلیم کی ضرورت ہے۔ ضروری نہیں کہ ان کی ہیلپ پیسوں سے کی جائے، وہ ان کے ساتھ محنت کر کے ان کو تعلیم حاصل کرنے میں ان کی ہیلپ کریں اور ان کو پڑھائیں، تاکہ ان کی اس چھوٹی سی ایفرٹ سے یہ بچہ مزید آگے جائے گا اور اپنے ملک کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ ہنر میں ہم ان کو ایک تو کانسیپٹ یہ دے رہے ہیں کہ جو انوائرمنٹ میں ہماری چینج آ رہا ہے اس کے کاز کیا ہیں اور ایز انسان ہماری فرائض کیا بنتے ہیں۔ تو ایسا ہارمفل ویسٹ مٹیریل جو کہ ارد گرد بکھرا پڑا رہتا ہے اور ہماری زمین کے لیے ہمارے انوائرمنٹ کے لیے نقصان دہ ہے، اس کو ہم کیسے یوزفل بنا سکتے ہیں، کیسے ریسائیکل کر سکتے ہیں۔ تو اس میں ہم نے بیسک 2-3 چیزیں لی ہیں، جن میں شاپنگ بیگ ہیں اور پلاسٹک کی بوٹلز ہیں، جن میں شاپنگ بیگ سے ہم مختلف میٹس، پرس، ہینڈ بیگ اور مختلف چیزیں انہیں بنانا سکھا رہے ہیں، اور جو بوٹلز ہیں ان سے ہم مختلف آرائشی چیزیں بنانا سکھا رہے ہیں، جیسے فاؤنٹین ہو گئے، چھوٹے چھوٹے فاؤنٹین لوگ ڈرائنگ روم میں رکھتے ہیں، تو بہت خوبصورتی سے ہم اس میں پلاسٹک کی بوٹلز کو یوز کر رہے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم قدرتی جو چیزیں ہیں خشک کر کے پھولوں کو یا پھر ارد گرد جو جھاڑیاں ہوتی ہیں ان کو یوز کر کے بہت پیارے ڈیکوریشن پیسز بنانا بچوں کو سکھا رہے ہیں۔ سیکنڈ چیز جو ہم اس پروجیکٹ میں لا رہے ہیں وہ ہے خواتین کو ہنرمند بنانا اور ان کو اس معاشرے کا فعال شہری بنانا۔ گداگر بچیاں، نوجوان جو سڑک پہ پھر رہی ہوتی ہیں، ان کو ہم اس سکول میں لا رہے ہیں اور ان کو ہم اسی طرح سے صبح کے ٹائم ناظرہ قرآن پاک اور اسلامی تعلیمات، مختلف مسائل، ان کا حل، دعائیں، نماز یہ سکھا رہے ہیں، اور پھر سیکنڈ ٹائم میں ہم ان کو سلائی کا ہنر دے رہے ہیں۔ تو سلائی میں بھی یہ ہے کہ ہم جسٹ انہیں سکھا نہیں رہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس کو اپنی ارننگ کا ذریعہ بنائیں اور بجائے ہاتھ پھیلانے کے وہ اس جو رزق حلال کمانے کا نشہ ہوتا ہے اس سے وہ لطف اندوز ہو سکیں۔ میرا نام بالی رانی ہے اور میں شہر چکوال میں رہتی ہوں۔ اس محلے کا نام ہے سل گوجرا۔ اور رکشے کے پہل جو زندگی تھی کہ میں بھیک مانگتی تھی۔ میں 12 سال کی تھی، میرے امی ابو نے میری شادی کر دی تھی۔ میرے اب 2 بیٹے ہیں، میں رکشے کے پہل بھیک مانگ کے 2 ٹائم کی روٹی بنا لیتی تھی اور لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے۔ اس کے بعد جگی اسکول بنا تھا ادھر، ان لوگوں نے کہا کہ ہم رکشہ لے کے دیں تو کیا چلا لوگی؟ میں نے کہا ایک ماں اپنے بچوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے، یہ تو رکشہ ہے۔ میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، بھی مجھے رکشہ دے دیں۔
मैंने फिर 1.5 महीना मेरी ट्रेनिंग हुई। ट्रेनिंग पे बाद इन लोगों ने मुझे रिक्शा लेके दे दिया। जब मैं रोड पे आई तो मुझे महसूस हुआ कि पता नहीं मैं किस काम को शुरू मैंने कर लिया। तरह तरह के लोग बातें करे, रिक्शे वाले इतने तंग करते थे और मैंने किसी की बात अपने माइंड में ली ही नहीं है। मैंने कहा कि मैंने अपने बच्चों के लिए करना है, मैं भला किसी की बात क्यों सुनूं। मैं फिर इसी तरह चलाती रही, फिर मेरी शिफ्टें लग गई। अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे बच्चों की लिखी थी वो मुझे मिलती रहती है। और मुझे देख के, मैं खातून वो हूँ कि जिसने सबसे पहले इस चकवाल में रिक्शा चलाया, और मुझे देख के अब 12 लड़कियाँ रिक्शा चला रही हैं और उन लड़कियों को भी मैंने ट्रेन किया है। मेरी अपनी ज़िंदगी ख़राब हुई है तो मुझे एहसास हुआ है कि बच्चों की ज़िंदगी अपने वालिदैन ही संभालते और वालिदैन ही बना सकते हैं। मैंने फिर यही कहा है कि मैं इन बच्चों को इतना पढ़ाऊंगी, इतना तालीम दिलाऊंगी कि ये कल किसी काम के हो जाएंगे। कल कोई इस तरह ना कहे कि ये झुग्गी वाले के बच्चे हैं या कि रिक्शे वाले के बच्चे हैं। हर इंसान में बदलने की ख्वाहिश होती है, तो इनमें भी बदलने की ख्वाहिश क्यों नहीं थी। जब इनका बच्चा बहुत अच्छा यूनिफॉर्म पहन के, बैग लटका के घर से निकलता है तो एक माँ उसको फ़ख्र से देखती है। मसला ये है कि कौन आपका हाथ पकड़ के उस कुएं से निकाल रहा है जहाँ पे आप रह रहे हैं, या उन मुश्किलात से निकाल रहा है। आई थिंक इनको निकालने वाला कोई नहीं है, ये निकलना चाहते हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे गदागर ऐसे आ रहे हैं जो हमें ये कहते हैं कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन हमने 50 बच्चों पे क्लोज़ इसलिए किया हुआ है कि हमारे पास मज़ीद एक्सपेंडिचर बर्दाश्त करने के लिए कुछ नहीं है। सो मैं इन 50 बच्चों पे फोकस करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये भी पता है कि इर्द गिर्द की बस्तियों के बहुत सारे ख़ानदान ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे मुंतज़िर हैं, हम सब के मुंतज़िर हैं कि हम उनका हाथ पकड़ें और उस दलदल से उन्हें बाहर निकालें। कहा यह जाता है कि रियासत होगी माँ के जैसी। क्या ऐसी माँ होती है? रियासत को चाहिए कि इन लोगों को ऑन करे, लेकिन बदकिस्मती से इनके पास शख्सी कार्ड नहीं है और इनके पास वोट नहीं है। अगर इनके पास वोट होते तो ये 50-60 हज़ार वोट अगर यूँ पड़ा होता ज़मीन पे, तो मेरा ख्याल है कोई भी सियासतदान है या हमारा हुक्मरान है वो ज़रूर इनकी तरफ तवज्जो करता। लेकिन चूँकि उन्हें इनसे कोई गर्ज नहीं है, कोई इनको मतलब नहीं है, इनका कोई वोट नहीं है, इनकी कोई पहचान नहीं है, इसलिए इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी जाती। इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया कि पैसा तो आप कमाते ही रहते हैं, लेकिन दिल का सुकून, सेटिस्फेक्शन और शायद ज़िंदगी में एक लम्हा आता है कि जब आप कहते हैं कि नहीं सब कुछ बेफ़ायदा है, सिर्फ यही है कि आपके हिस्से में जो है वो आप दूसरों के लिए कर लें। सो शायद वो टाइम मुझ पे आ गया और मैंने ये एक डिसीजन लिया कि ये बच्चे जो हैं इनके लिए अब मैं कुछ करूं। चूँकि यूनुस साहब का भी ये एक मकसद था कि वो कहते थे कि मेरे बच्चे एक ख़ास मकाम पे पहुंच चुके हैं, लिहाजा, और मुझे अक्सर कहते थे कि तुम अपनी तनख्वाह में से कुछ हिस्सा इनके लिए दो। उस वक़्त तो मैं उस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन अब मैं पेंशन ले रही हूँ और मेरी पेंशन का एक मखसूस हिस्सा इन बच्चों के उसमें जा रहा है और मैं बड़ी खुशी खुशी इन पर ख़र्च करती हूँ, इसलिए कि मुझे रात को बहुत पुरसकून नींद आती है।